अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज दो बड़े अहम सवालात हम ज़ेरे बहस लाएंगे। एक, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापसी के लिए लंदन से रवाना हो चुके हैं, जद्दा पहुंच चुके हैं, जहां वो चंद दिन क़याम करेंगे और उसके बाद फिर वो दुबई, और दुबई से उनका 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने का प्लान है। और बरतानिया में जब वहां से वो रुखसत हो रहे थे तो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने जिस अंदाज में उनको रुखसत किया, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के एतबार से अगर देखा जाए तो शायद किसी हद तक काबिल कबूल है, लेकिन कन्विक्टेड और ऑब्सकेंडर किसी इश्तिहारी मफरूर शख्स को इस तरह से सरकारी हैसियत में रुखसत करना और हाई कमिश्नर का यूं प्रोटोकॉल और तजावीज़ पेश करना किस हद तक दुरुस्त है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। इस पर बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ एक तरफ नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनके इस्तकबाल की तैयारियां, मीनार पाकिस्तान में जलसे की तैयारी, कानूनन उनको वापस आकर जेल जाना है, लेकिन मीनार पाकिस्तान पे ऊपर एक मैदान और स्टेज तैयार किया जा रहा है जहां पे वो आकर अपना सियासी एजेंडा पेश करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस किस्म की भी चीज़ें नज़र आ रही हैं जहां पे नैब कवानीन में जो तरामीम थी उनको कलअदम करार दिया गया। तो उसके बाद एक तरफ आसिफ अली जरदारी, उनके भी केसेस री ओपन हो रहे हैं और बात हो रही है कि शायद वो भी जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह पहले ही तोशा खाना केस में उनको सजा हो चुकी है, और साइफर केस में भी जिस तेजी के साथ पेशरफ्त हो रही है, दिखाई देता है कि अगले 2-3 हफ्तों के अंदर उनमें भी उनको सजा दे दी जाएगी। तो ये सियासत किस तरफ जा रही है। और जहां तक इलेक्शन का मामला है, आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे। इन असम्बलियों को तहलील हुए 63 डेज गुजर चुके, 17 दिन बाकी हैं 90 दिन में। लेकिन एक ऐलान हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, लेकिन तारीख अभी तक ऐलान नहीं की गई और 90 दिन की मुद्दत ख़त्म होने में 17 दिन बाकी रह गए हैं। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये वो दो सवाल हो जिनके ऊपर बातचीत करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं हुमायूं मोहम्मद साहब, और इसके अलावा हम क्वेश्चन पीएस पार्टी से भी हम रब्ता करें और उनकी भी सीनियर लीडरशिप हमारे साथ होगी। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी सवाल जो है वो यही है कि जो हालात जिनका मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को जिस अंदाज में लाया जा रहा है और इसमें जिस अंदाज में रियासत के इदारे, अफराद या दफातर ऑफिस यूज़ हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनकी लीडरशिप को जो है कि वो दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो इस सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कितने फेयर एंड फ्री होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से आपने बात की और स्टार्ट किया था और अपने इंट्रो दिया था, इसमें सारी चीज़ें आया है। अच्छा, हुआ क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये जो हम एक बात सुन रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड और ये सारा, और पहले जब तक इमरान खान के ऊपर 200 केसेस नहीं होंगे वो पेशे नहीं भुगतेंगे, जब तक वो जेल में नहीं जाएंगे, वो जब तक मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे इलेक्शन नहीं होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम देख रहे हैं वो हर एक स्टेप हो रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें होती है ना, तो मेरे जैसा बंदा जो कि एविडेंस बेस्ड डिसीजंस पे अपने बिलीव करता है, एक साइंटिफिक माइंड वाला, वो समझने लगता है कि वाकई यहाँ पे कोई ऐसी प्लानिंग हुई थी जिसके तहत हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो मार्च अप्रैल में जो आइन की धज्जियां उड़ी हैं आर्टिकल 224(2) के लिहाज से, कि जो 2 सूबों में होना चाहिए थे इलेक्शंस वो नहीं हुए, और उस लिहाज से उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। और वही चीज़ अभी इलेक्शन कमीशन यही कर रही है कि वो डिले कर रही है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, अब उस प्रेसिडेंस को लेकर आगे चलना है। दूसरी बात ये है, हमने देखा है कि ये जो जिस तरीके से हमारा जो अपोजिशन लीडर था उसने पहले कहा था कि मैं नून लीग का टिकट लेना चाहता हूँ, उसी तरह से हमने सुना था कि ये जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी नून लीग के टिकट के लिए वो हैं। तो बेसिकली तो अपोजिशन लीडर और इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये दोनों एक किस्म के नून लीग के बगल बच्चे हो गए ना। तो इन लोगों ने तो ये करना है। हाँ, ये बहुत बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ कि एक शख्स, चाहे वो जो मर्जी भी हो, उसको एक ऑफिशियल बंदा हाई कमिश्नर जाके मिलता है। आई एम श्योर वो हाई कमिश्नर इसलिए मिला होगा कि गवर्नमेंट ने यहां से उन्हें कहा होगा कि आप जाके मिले। ये एक बहुत गलत और गंदा मैसेज देता है। वो ये देता है कि आप लोग डॉन हो, आप जितने बड़े बदमाश हो, आप जितनी बड़ी चोरी करो, आपको उतनी ज्यादा लोग आपके साथ होंगे और आपको लेकर चलेंगे, और उसके बाद आपके लिए सारी राय हमवार करनी शुरू कर देंगे। मेरा ये ख्याल है
कि अगर हमने इस मुल्क को सही तरीकों से चलाना है तो हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या तरीका कर रहे हैं, क्या हम लोग सही सिमत जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल सही सिमत नहीं जा रहा, और मैं ये कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है वो पॉलिटिकल एपार्थाइड सिस्टम चल रहा है, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने बिल्कुल हटा दिया, उसको जैसे साउथ अफ्रीका में एक कम्युनिटी को रेसिस्ट के बेसिस पे उनको हटा दिया था, इसी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को फियर की बेसिस में, डर की वजह से कि वो इतना स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसके कप्तान के वजन को बराबर करने के लिए, जो कि एक पलड़े में दूसरे पलड़े में आपने पहले बड़ी बड़ी जमातें डाली, 3-4 जो थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीडीएम पूरी बनाई, उसके बाद फिर आपने छोटी छोटी जमातें डाली, उससे भी वजन बराबर नहीं हो तो आपने कहा चलो इस जमात में से लोग निकालना शुरू कर दो। लेकिन हमारे साहब एक और बड़ा स्ट्रांग होती जा रही है, तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कोशिश कर रहे हो वो जो नहीं होते पाकिस्तानी जो तराजू करते हुए एक उंगली से डंडी मार के फिर भी करते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पलड़ा बराबर हो जाए। लेकिन सुन लें, अवाम कप्तान के पलड़े में बैठ गई है। अच्छा, एक चीज और जो बड़ी, इस वजह से वो पलड़ा कभी हल्का हो ही नहीं सकता। एक और चीज जो सबसे बड़ी उम्मीद जो थी पीएमएलएन की, वो ये थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो हेयरिंग हो रही थी फुल कोर्ट का, उनका ख्याल था कि ना सिर्फ इसको इंडोर्स किया जाएगा, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया, बल्कि इसमें जो माजी पर भी इसका इतलाक होगा। वो तो फैसले के बाद बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मियाँ साहब की जो ताहयात नाअहली है, या जहांगीर तीन भी ताहयात नाअहल हुए थे, कि वो उनको अपील का हक नहीं है। लेकिन इलेक्शन एक्ट में जो ये कहा गया था कि नाअहली 5 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो उस तनाजुर में नून लीग को अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी है। तो इन दोनों सूरतों में अगर फ़र्ज़ करें कि ये आगे जाकर मियाँ साहब की ताहयात नाअहली बरकरार रहती है, तो फिर आप क्या देख रहे हैं कि अगर जरदारी साहब भी जेल की सलाखों के पीछे हैं और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो है वो भी कैद में अगर रहते हैं, इलेक्शन से आउट होते हैं, नवाज शरीफ साहब भी आउट हो जाते हैं, तो फिर कौन सी लीडरशिप आप देख रहे हैं पाकिस्तान को आगे? और इस सारे क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और सोशो इकोनॉमिक हमारी जो पूरा का पूरा एक फैब्रिक जो है कि वो एक डिस्टर्ब हुआ है, इसको कैसे कौन निकालेगा? देखिए, इससे होता है, ये एंड में होता है, ये एक आध वो नहीं होता है, इसमें पूरी एक लीडरशिप होती है। दैट मीन्स पूरी पॉलिटिकल सिस्टम होता है। पॉलिटिकल सिस्टम में अगर एक बंदा नहीं है, टीम वो होती है कि जिसमें अगर एक बंदा नहीं है तो अगला बंदा उसकी जगह ले ले। अगर हम पिछले 1985 से वही मियाँ नवाज शरीफ, वही मियाँ शहबाज शरीफ, वही सारे लोग, वही इसाक डार, वही सब कुछ, और उन्हीं को लेकर चल रहे हैं, और उसी तरीके से किसी की वसीयत की बेसिस पे वही बंदे चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तो फिर तो आप समझे कि पाकिस्तान कभी उस दलदल से नहीं निकलेगा, क्योंकि यही लोग उस दलदल का हिस्सा है। इन्होंने ही दलदल बनाया। हर माफिया में, चाहे वो चीनी का माफिया है, चाहे वो क्या कह सकते हैं उसमें तेल का माफिया है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का माफिया है, यही लोग उसी में शामिल है, हर लिहाज से शामिल है। अब मैं बात आ जाता हूं जो आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात की। देखिए, उसमें 2 चीजें सामने आती है। एक वो आती है जो आर्टिकल 191 को टच करती है, उसमें बेसिकली उसके तहत रूल्स के 1980 के रूल्स के तहत मैं समझता हूं कि ये 15 बंदे बैठे हुए थे, जजेस बैठे हुए थे, ये कह देते, ये अपने रूल्स बदल देते। आपका जो पहला 10-5 वाला है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, आपको 10-5 में उसमें वोटिंग की जरूरत ही ना पड़े। आप रूल, अभी इन्होंने रूल्स नहीं बदले, अभी इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला, और दरमियान में ये वो जिन्हें जुबानी जमा खर्च, कल को कोई और बंदा आ जाएगा, वो इसी लिहाज से रूल्स की बेसिस पे वो इस चीज को मानेंगे नहीं, क्योंकि वो रूल्स देखेगा और वो आर्टिकल 191 देखेगा, उस लिहाज से वो फैसला ले लेगा। तो ये जो इन्होंने कहा है कि कर करा के ये पीछे का पीछे धरा रह जाएगा। एक बात। दूसरा उसमें था 184(3) की बात कर रहे थे, और एक्चुअली जो ये चाह रहे थे उसमें 184 बनता है कि आप अपील का हक दो। मैं समझता हूं अपील का हक होना चाहिए, मैं इस बात से एग्री करता हूं, अपील का हक होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको आर्टिकल 184 को चेंज करना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई मैं ये समझता हूं कि आपने जो
जो आप कह रहे थे ना कि ये पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ने अच्छा बिल पास किया, देखिए पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से, मैं नहीं समझता कि पास किया, लेकिन अगर हम उसको मान लेते कि अच्छा है, पार्लियामेंट ने गलत, और कौन सी पार्लियामेंट? वो पार्लियामेंट जिसमें ऑपोजिशन है ही नहीं, वो पार्लियामेंट जिसके टोटल नंबर्स नहीं है, वो पार्लियामेंट जिसमें उस दिन प्रॉब्ली 45 या 40 या 50 बंदा नहीं बैठा हुआ था, उन्होंने ये बिल पास किया। और इसी बिल को सेनेट में उन्हीं के लोगों ने, उनके अपने जो लॉयर्स वाले जो सेनेटर्स हैं, उन लोगों ने इसकी मुखालफत भी की थी। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं? मैं ये समझता हूं, अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूं, आवर सुप्रीम कोर्ट हैज फेल्ड अस। मैं ये समझता हूं कि इस जगह पे सुप्रीम कोर्ट को आइन के को बालातर करना चाहिए, तो उनको कहना चाहिए यही काम करो, लेकिन 2/3 के साथ है। अगर हमने यही चीज करना है तो फिर 2/3 की जरूरत क्या है? कल कोई हुकूमत कुछ भी कर सकती है। कल हम एक वोट के जिसे आधों को जेल में देंगे और 2 वोट से हम जीत जाएंगे, और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी का भी इनपुट लेते हैं। हसन मुर्तजा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हसन साहब। ये बताएं, बुनियादी सवाल जो मैंने रेज किया था, इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में इस वक्त सियासी, एक तरफ जो है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, अच्छी बात है, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को सियासी मैदान में होना चाहिए और मुकाबला होना चाहिए, अवाम जिसको वोट दे उसको हक होना चाहिए हुकूमत का। लेकिन दूसरी तरफ नैब कवानीन के तनाजुर में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जरदारी साहब जो है इस खदशे का इजहार हो रहा है जी, वो भी शायद जेल की सलाखों के पीछे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह पहले ही जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो ये फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना हुआ। ये तो लगता है कि जिस अंदाज में उनको लाया जा रहा है और हाई कमिश्नर जिस अंदाज में उनको प्रोटोकॉल के साथ वहां से अलविदा करते हैं, इसमें भी कोई कबात नहीं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। बैरून मुल्क हमारे सफारत खाने होते ही इसीलिए हैं, लेकिन अगर कोई इश्तिहारी हो या सजा याफ्ता कैदी हो और अदालतों से मफरूर हो, उसको ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर बड़े एतराज़ात किए जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में आपको लगता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है और जो आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं वो बड़े साफ शफाफ फेयर होंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हम तो इस पे काफी अर्सा पहले से अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस हक में है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, किसी को भी दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए और कोई भी लाडला नहीं होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी तो उन खदशात का पहले इजहार कर चुकी है, और हम समझते हैं कि आने वाला इलेक्शन जो है उसकी शफाफियत पे अभी से जो है वो उंगलियां उठ रही है। जिस तरह आपने बताया कि एक प्रोटोकॉल के साथ उनको वहां से रुखसत किया गया है, तो यही हम देख रहे हैं। बेशक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई होगी, लेकिन बदरिया हालत ही वहां से रिलीफ उन्हें मिलना चाहिए था। रिलीफ से कबल तो वो एक इश्तिहारी हैं, उन्हें एक मुकदमे में सजा हुई है, गलत हुई होगी, इस पे डिबेट नहीं है, बहस नहीं है, लेकिन वो हुई। तो अगर तब तक उन्हें अदालत की रिलीफ ना दे तो वो किस तरह उनके साथ ये रवैया रखा जा रहा है। और हम पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी इस तरह का प्यार और मोहब्बत नहीं मिला कि जब मुसीबत आए तो मुल्क से बाहर चले जाएं, और जब अच्छा वक्त आने वाला हो या जब आप हुकूमत बनाने जा रहे हो तो उस वक्त प्रोटोकॉल के जरिए आप वापस इस मुल्क में आए। हम तो बीबी शहीद वापस आई इस मुल्क के अंदर, इजराइल से जब उनकी वापसी हुई तो आते ही पहले दिन उन पे सुसाइडल अटैक हुआ, जिसमें वो अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा, लेकिन दूसरी दफा वो महफूज ना रह सकी। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा आइन हमें इजाजत देता है कि एक आदमी को लाने के लिए पूरे आइन को बदल दो, पूरे कवानीन को बदल दो, इस तरीके से उसको। हाँ, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि वो गलत सजा हुए होंगे। हम ये नहीं समझते इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है। यहाँ पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ है, अदालतों पे आज भी वो एक बदनुमा दाग है, और हम बार बार कह चुके हैं कि उनका मुकदमा जो है वो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज मौका है अदालत के पास कि वो उसको देखे, उसको रिविजिट करे और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को बाइज्जत बरी करे। ये आज मौका है। तो ऐसे मुकदमात जो हैं, जो अदालतों के लिए भी एक बदनुमा दाग बने हुए हैं, उनको क्लियर करे। ये
कौन सा कानून और आइन कहता है कि आप एक इख्तियारी मुल्जिम को इस तरह से प्रोटोकॉल दें? हसन साहब, एक आप केसेस की बात कर रहे हैं, तारीख में एक केस जुल्फकार अली भुट्टो साहब, अब याद होगा, पिंडी में जलसे में उन्होंने एक खत लहराया था और हेनरी किसिंजर का हवाला दिया था उन्होंने, कि उस वक्त भी आपको याद है कि अमेरिकन मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर या धमकी जो दी गई थी, भुट्टो साहब ने उसका ऐलान किया था। लेकिन बाद में भुट्टो साहब के साथ जो कुछ हुआ वो भी अभी आप तारीख का हिस्सा बता रहे हैं। इसी तरह अभी मार्च 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इस्लामाबाद के अंदर एक खत लहराया और फिर साइफर केस में वो भी अभी इस वक्त जेल में मौजूद है, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। तो ये हम जो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बार बार जो अगर बाहर से कोई मुदाखलत होती है और उसको अगर आप अपनी आवाम से शेयर नहीं करते, आगाह नहीं करते, और जिसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी भी कह रही हो कि नहीं हाँ वाकई हमारी इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत हुई, डिमार्शे भी हुआ, एहतजाज भी हुआ, तो इस तरह हम अपनी सियासी क़यादतों को या सियासी वर्कर्स को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या बैरूनी मुदाखलत हो रही है तो हम खामोश बैठे रहें या इस पर ना बोलें? नहीं, ये कदम नहीं है जी। मुदाखलत जो है वो किस हद तक, आपने भुट्टो शहीद के केस को और इमरान खान के साइफर को आप अगर उनको इस तनाजुर में देखें कि वो एक भुट्टो साहब को एक जेन्युइन धमकी थी, एक थ्रेट थी, क्योंकि भुट्टो साहब ने इस खित्ते के ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का इरादा किया और एटमी ताकत की बुनियाद रखी उन्होंने उस पर काम शुरू किया। भुट्टो साहब ने तो एक बहुत बड़ा काम किया जो अमेरिका को, किसी भी ताकतवर को कोई और अपने बराबर आता हुआ अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे इमरान खान साहब को कौन सी धमकी मिल गई थी, उनको आप नाम है। हाँ, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा शहबाज शरीफ साहब की सदारत में भी, इमरान खान की सदारत में इस चीज का तो एतराफ किया कि धमकी अमेज लबो लहजा और धमकी। जी जी प्लीज। ये एक मामूली मुदाखलत थी, उसको जिस हद तक लिया जाए वो आप उसका जो तकाबली जायजा है या उसका मुकाबला जो है वो भुट्टो साहब से ना किया जाए। वो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है सियासी जमात के साथ और सियासी रहनुमाओं के साथ कि हम कठपुतली को भी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला देते हैं। ये एक वजह मिला देते हैं, वो मुल्क के लिए पूरा खानदान मरवा के बैठा हुआ है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, बाकी उनकी धमकी उनको मिली होगी, उस पर तहकीकात होगी या हुई होगी या नेशनल सिक्योरिटी ने उस पर कहा होगा कि ये बैरून मुदाखलत थी, वो होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो ऑडियोज आई या जिस तरीके से पेश किया जा रहा था आजम खान साहब और वो भी सारों ने सुनी, तो वो तो एक मुतनाज़िया चीज है। तो कोई धमकी इस तरह नहीं है कि उसने कोई तहकीकात हुई है और उसमें कोई कहा किया। हमायूं मोहम्मद साहब भी हमारे साथ हैं। हमायूं साहब, आपका क्या ख्याल है सारे मामले के अंदर के एक तरफ हम एतराफ़ करते हैं कौमी सतह के ऊपर, कौमी सलामती कमेटी की सतह के ऊपर, वफाकी काबीना की सतह के ऊपर, और 2 मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में, ये नहीं कि एक ही दौरे हुकूमत में, और फिर उसको डी क्लासीफाइड करके प्रेसिडेंट को, नेशनल असम्बली के स्पीकर को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाता है कि इसके ऊपर आप कमीशन बनाएं, तहकीकात करें, लेकिन वो नहीं होती। लेकिन फिर जो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव सरबराह है, जिसकी जिम्मेदारी भी है ये कौम को बताना, लेकिन फिर वही इस केस का सामना भी कर रहा है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम देख लेते कि इस साइफर में था क्या। इस साइफर में क्लियर कट, अब तो खैर सबके सामने आ गया, क्लियर कट ये था कि हमें इमरान खान की हुकूमत पसंद नहीं है, हमें कप्तान पसंद नहीं है, अगर आप लोगों ने कप्तान को ना हटाया तो पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा होगा, अगर कप्तान को आप लोगों ने हटा दिया तो आपके सारे गुनाह माफ़। इससे क्या होता है, ये तो मेरे लिहाज से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा था। और उन्होंने क्यों ये किया, क्योंकि 75 सालों में पहली बार एक ऐसा लीडर आया, किसी हद तक भुट्टो ने किया था मैं मानता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा लीडर आज तक नहीं आया जिसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम वो फैसले करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अगर ईयू वाले कहते हैं कि तुम उसको कंडेम करो, हम कहते हैं भाई हम क्यों कंडेम करें, आप इंडिया को क्यों नहीं कहते, खाली हमें क्यों कहते, हम पे क्यों वो करते, हमने तो सबसे ज्यादा आपके लिए नुकसान किया। लेकिन अब आ जाते हैं बात साइफर पे,
और मैं थोड़ा सा एग्री करता हूं हसन साहब से कि हमें भुट्टो को और इमरान खान को या कप्तान को नहीं मिलाना चाहिए। वो शख्स जिसने इस मुल्क के 2 लख्त कर दिए, वो शख्स जिसने 160 सीटों के बदले में 80 सीट्स को कबूल करके डेमोक्रेसी की जिसे कहते हैं ना सत्यानाश कर दिया, उसके साथ मैं कैसे मिला सकता हूं उस शख्स को कि जिसने 0 से लेके स्टार्ट करके अपने आप को वहां ले आया कि हर एक ने माना। बाकी क्या डिस्टैब्लिशमेंट हेल्प करती है नहीं करती है, हर एक को करती है। भुट्टो कैसे आया था, हर एक कौन है, नवाज शरीफ कैसे आता है, हर एक कैसे आता है, वो चीजें अपनी जगह पर है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं साइफर के बारे में। देखिए साइफर बेसिकली एक ऐसे डॉक्यूमेंट होता है जो कोडेड होता है। अब याद रखें, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है उसकी आप फोटो कॉपी भी नहीं कर सकते। अगर आपने उसकी फोटो कॉपी की, यह भी बहुत बड़ा जुर्म है। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, उसको एक मफहूम बनाते हैं और आप सबसे पहले वो शेयर करते हैं उस जिस इदारे से आया। अगर ये कोई लेट्स से इंटेलिजेंस का है तो आर्म फोर्सेस या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। अगर ये फॉरेन रिलेशंस के साथ है, ये मोफा में के अंदर आएगा। मोफा का हेड कौन होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है। ये फॉरेन मिनिस्टर के पास आते हैं वहां से, या प्राइम मिनिस्टर के पास आती है और ये दोनों कहते हैं कि हाँ जी अब इसको तुम डी क्लासिफाई करो। जब तक वो डी क्लासिफाई नहीं होता वो किसी और के सामने जा ही नहीं सकता, वो डिस्कस ही नहीं हो सकता। इसमें 3 चीजें हैं, कॉन्फिडेंशियल है, एक सीक्रेट है, एक टॉप सीक्रेट है। कॉन्फिडेंशियल जो होता है जो पोटेंशियल डैमेज होता है, सीक्रेट वो होता है जिसमें सीरियस डैमेज कर सकता है, और टॉप सीक्रेट जिसमें बहुत ज्यादा है। अच्छा, 2 मिनट हमारे पास रह गए, इसको ब्रीफ कीजिएगा जरा। सीक्रेट एक क्वेश्चन और मेरे पास सीक्रेट के अंदर जो सीरियस डैमेज वाले उसमें क्या आते हैं, मेमोगेट और दूसरा जो डॉन लीक्स, ये उसमें आ जाते हैं। जो टॉप सीक्रेट है उसमें वो जो लिस्ट एक सुना था, वो हर जगह पे आई थी कि कोई लिस्ट दे दी गई थी इंडिया को, वो टॉप सीक्रेट आ जाती है। जो ये एक्सेप्ट कर दिया गया था कि बंबई के हमले में पाकिस्तान का हाथ था, ये टॉप सीक्रेट चीजें थी जिसके ऊपर एक्ट चलना चाहिए। अब ये याद रखें कि एक और बात याद रखें, अभी अमेरिका में हम क्या देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना ये डी क्लासिफाई नहीं कर सकता, बाद में पता चला कि प्रेसिडेंट कर सकता है। इसी तरह पाकिस्तान में या मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स या प्राइम मिनिस्टर, इनका इख्तियार है कि ये डी क्लासिफाई कर सकते हैं। और अच्छा मैं एक और किस्सा सुना तो आखिरी किस्सा, 1976 में हेनरी किसिंजर, 1976 में सर एक मिनट ठहर जाए, 1976 में हेनरी किसिंजर ने एक जो डिमार्श किया था उसको रोक लिया था, क्योंकि वो उस जमाने में जो एक सीक्रेट चीज थी उनको वो रोकना चाहते थे। उसमें मुख्तलिफ जो हेड ऑफ द स्टेट थे उनको मारा गया था, वो कत्ल किए गए थे। तो उसको तो जब आप डिमार्श कर देते हैं तो सीक्रेसी खत्म हो जाती है। आपने 2 हुकूमतों में जैसे आपने कहा, तो इसमें कोई सीक्रेट रहा ही नहीं है। हसन साहब बहुत ब्रीफली आप 30-40 सेकंड में कमेंट कर दीजिएगा, आप रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, फिर टाइम खत्म हो रहा है जी। देखें जी, अभी उन्होंने कहा जी कि 2 लाख कर दिया पाकिस्तान को। महमूद उर रहमान कमीशन रिपोर्ट पड़ी है, उसमें सब कुछ है। आप उसे अपने दौर में शाया कर देते ना, आप किसको कह रहे हैं? वो शाया हो भी चुकी है, बहुत से उसके कंटेंट। एब्सोल्युटली नॉट। किसको कहा इमरान खान ने? सोते हुए एक तस्वर कर लिया कि अगर अमेरिका ये करेगा तो मैं उसको एब्सोल्युटली नॉट करूंगा। वो तो हमने नेटो फोर्सेस से अपने देश खाली करवाए, हमने अमेरिका से खाली करवाए, पीपल्स पार्टी ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने खाली करवाए। इमरान खान साहब ने क्या किया? जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट का लाया हुआ कह रहे हैं, वो तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट आए थे। हमने तो अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलाई, हम सड़कों पर आए, हमने हसन साहब आपका माजरत चाहता हूँ, टाइम आपका पॉइंट आ गया आपका जी। इमरान खान तो खुद कहते रहे कि जी हम तो एक थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आप उसका ये काबला कर रहे हैं। ये सारी हुकूमतों में ऐसे ही होता है कि एक पेज पर होते हैं, पोजीशन में आते हैं तो काफी इख्तलाफात जन्म ले लेते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका, और हमायूं मोहम्मद साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के बारे में। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से जद्दा पहुंच चुके हैं, जहां वो तकरीबन 1 हफ्ता क़याम करेंगे। उम्रे की अदायगी के बाद वो दुबई पहुंचेंगे और फिर दुबई से 21 अक्टूबर को लाहौर आएंगे, जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनके शानदार इस्तकबाल की तैयारियां की हुई हैं और ये मुसलसल तैयारियां चल रही हैं। मीनार पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा पावर शो जलसा जो है उसका भी एहतमाम किया गया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हम ये देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद पाकिस्तान की सियासत में क्या असरात मुरतब होंगे, क्या तब्दीली होगी। PMLN का नैरेटिव वोट से इज्जत दो
के बाद जो है कि अब ये बात की जा रही है कि वाशी बहाली ही बेहतरीन इंतकाम है। तो ये जो नैरेटिव के अंदर तब्दीली है, क्या इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, पस मंज़र क्या है, और क्या जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था वो बदसूर कायम रहेगा या मईशत पहली तरजीह होगी और फिर बाकी मामला बाद में देखे जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ऊपर। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका टाइम देने का। एक अच्छी खबर है, मतलब ये मियाँ साहब जो है कि वो लंदन से जद्दा पहुंच चुके हैं और 21 अक्टूबर को प्लान के मुताबिक वो लाहौर भी आ जाएंगे। पाकिस्तान में जो सियासी इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर जो हमें बड़ी इर्ताश सा नज़र आता है, तलखियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं उसके अंदर। अगर तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप हिस्सा लेगी तो उससे किसी हद तक जो है कि तलखियों में कमी आएगी। एक हौसला अफजा चीज़ है ये। हौसला अफजा चीज़ जो है कि ये आप तमाम अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि मियाँ साहब वापस आएंगे लेकिन नैब के केसेस ओपन हो रहे हैं, जरदारी साहब निशाने पे हैं, पीटीआई के चेयरमैन ऑलरेडी जेल के अंदर हैं। क्या ये सिर्फ मियाँ साहब ही के लिए तमाम रास्ते खुले हुए हैं या बाकी सब के लिए भी आप देख रहे हैं खुलेंगे आगे? आपका मैं आपकी बातें सुन रहा था तो कहता लगा के इसने कोशिश करने लगा था, तो मैंने कहा नहीं बुरा लगता है, आप बोल रहे हैं तो उसके दरमियान बोल बहुत अच्छा नहीं लगेगा। एक एपिसोड तो खत्म हुआ, आपने देखा मेरे ख्याल में आज भी वो जो है ना अपना जो रात के वक्त आ जाते हैं सूट पहन के टाई शाई लगा के और साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश और उर्दू कोई नहीं बोलता, और फिर वो अपने आप को अकल का और दानिश के मंबा समझते हैं और ये समझते हैं कि लौंडी है की अकल। वो तो आज भी मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ जरूर कह रहे होंगे, रत्ती बराबर शर्मिंदगी का इजहार नहीं करेंगे। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, मैं तो जोशी नहीं हूँ ना मैं स्ट्रॉन्जर हूँ। इंसान हालात से या बातों से आहस करता है। मैं बहुत सारे प्रोग्राम में ये कहता रहा हूँ, जब मैं लंदन में था तब ये कहता रहा हूँ कि उनकी बातों से उनके जज्बात से तो यूं लगता है कि वो ये सोच रहे हैं कि 21 तारीख जल्द आ जाए, लेकिन आपको पता है कि आपके साथी ही आपको बैठ के कहा करते कि नहीं कभी नहीं आएंगे। अब दूसरा एपिसोड शुरू हो गया। अब ये क्या शुरू हो गया जी, अदलिया और नैब और इससे मतलब कोई आप जैसे कोशिश तो नहीं कर सकते। और आपका क्या ख्याल है कि मियां साहब के आने से पहले क्या उन चीजों के मुतल्लिक कोई सोचा नहीं गया होगा, उन पे कोई पेशबंदी नहीं की होगी और डेफिनेटली की होगी, और अपने जो उकला हजरात हैं या लीगल टीम जो है उनसे जरूर मुशावरत, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आ जाए। अच्छा दूसरी बात है, और अब जरा मैं आपसे मैं कोई कानून दान तो हूँ और ना ही मैंने इत्तेफाक ऐसा कि पूरी अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी मैंने कानून की किताब को हासिल है। मेरा अपना ख्याल है कि आपको पहले तो बुनियादी तौर पर यह देखना है कि मियां साहब को इजाजत किसने दी थी बाहर जाने की। क्या सिविल कोर्ट ने इजाजत दी थी, क्या सेशन कोर्ट ने इजाजत दी थी, क्या हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी, या सुप्रीम कोर्ट ने? यही चार अदालतें हैं ना जो बड़ी अदालतें। और अगर किसी अदालत ने इजाजत दी कि चाहिए आप जाइए अपना इलाज करवाइए, इलाज करवाने के बाद आप वापस आ जाइए, आपकी गारंटी फलाना बंदा देगा और आप वापस आएंगे, हो गया खत्म हो गया, चले गए आप। अब उसमें उन्होंने एक कंडीशन जरूर लगाई थी कि आप जब जाएं तो वहां पे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स आप बाकायदगी के साथ इस अदालत के साथ शेयर करते हैं। उन्होंने बिल्कुल वैसे ही इक़दाम किया। 8 हफ्तों का जिक्र भी था। मैं एक आप भी जैसे कि बड़े अकल और दानिश के मालिक किसी एंकर के साथ, तो उसने मुझे कहा कि लेकिन ये जो अब उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट भेजी है वो उससे और से कुछ बात पैदा होगी। मैंने कहा आखिर हर वक्त किसी चीज को नेगेटिव मत लिया करें। आप अगर मनफी सोचेंगे तो मनफी असरात निकलेंगे, अगर आप मुस्बत सोचेंगे तो मुस्बत असरात।
आप क्यों नहीं सोचते कि ये एक पाबंदी थी जिसका इतलाक था उनके ऊपर, उन्होंने वो रिपोर्ट जमा जमा करवानी थी। अब हुआ ये कि उसी महीने की 21 तारीख को आपने तशरीफ लाना था, उसी महीने आपने अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई, वो बवेला मच गया। अब आगे फिर दोबारा मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इजाजत किसने दी? इजाजत दी आपको हाई कोर्ट में आप जमा करवाते थे। अब इसका मतलब है कि आपने उसी कोर्ट में दोबारा जाके पेश होना है और अर्ज करनी है कि जनाब, माय लॉर्ड, मैं वापस आ गया हूं जनाब, अब मेरे लिए क्या हुक्म, आप मेरी जमानत लेते हैं या मुझे और कोई हुक्म फरमाते हैं? तो यहाँ पे तो हर शख्स ही सुप्रीम कोर्ट का जज बना हो, हर कोई अपनी अपनी राय और राय नहीं देता। अभी अभी शेख साहब, हम लीगल इशू पे ज्यादा नहीं जाते। मैं जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, मैंने पहले स्टार्ट में ही जैसे कहा कि मियां साहब आ रहे हैं, कि अच्छी बात है, पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर तमाम लीडरशिप को हिस्सा लेना चाहिए और उनका अवाम जो है कि वो सबसे बेहतर एहतसाब करते हैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, और वो वोट के जरिए एहतसाब होता है। अभी जो मामला सारा का सारा, आज 12 अक्टूबर है, इत्तेफाक से हम आपसे बात कर रहे हैं, और ये 12 अक्टूबर 99 के हवाले से ये स्याह पाकिस्तान की सियासत के अंदर स्याह दिन के हवाले से याद किया जाता है। लेकिन जो नून लीग का नैरेटिव था, बहुत तगड़ा नैरेटिव था, वो बहुत नर्म अब दिखाई दे रहा है, और आज के दिन भी कोई उस तरह से बड़ी ज़ोरदार किस्म की जो आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही। मईशत की तरफ हमें नज़र आ रहा है कि नून लीग का अब जो तवज्जो है वो मईशत की तरफ शायद बढ़ रही है। और फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं, इत्तेहादी भी रहे आपके PDM की हुकूमत में, वो कहते हैं जी डार साहब को पहले कहा गया लाएंगे, डॉलर बेहतर होगा, मईशत बेहतर होगी, वो नहीं हुई। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब कहा जा रहा है कि मियाँ साहब आएंगे तो मईशत, तो माशी टीम तो सारी वही की वही है, डार साहब हों, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, साद रफीक साहब, अभी भी PDM की गवर्नमेंट के अंदर इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज जो है कि तमाम इन्हीं के पास थी। तो फिर वो कैसे अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, और फिर वो जो तगड़ा नैरेटिव था वो क्यों पीछे रह गया नून लीग का? मेरा ख्याल था मैं उसी तरफ आ रहा था, क्योंकि पहला मैंने आपका वो जो था सवाल, उसका जवाब मैंने कोशिश की है, मैं आपका उस सवाल का जवाब दूँ। अब वो जो मैंने अभी आपके सामने जो रखी है ना बात, अब लोग उसको उठाएंगे, अब उसको समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने क्या कहा, फिर उसी चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। अब आप उसी तरफ आइए। लेकिन मैं आपको गुजारिश करूँ, आपने जितने नाम लिए, मैं ना तो उनका वकील हूँ ना उनका तर्जुमान, वो अपनी बातों का जवाब खुद देंगे, अपने सवालों का जवाब खुद देंगे। मैं उनके सवालों का जवाब देने का ना तो मुनासिब समझता हूँ, ना ही मैंने ये कहा। मैं तो जनरली, अब आपने एक सवाल ये किया था कि बयानिया, ये आप अपने पास नोट करके रख लीजिए कि बयानिए में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया। लेकिन एक ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना एक समझने का एक तरीका है। मेरा अपना ख्याल है कि सवाए एक आपकी जमहूरी अमल या जमहूरियत, जमहूरियत कह रहे हैं, जमहूरी लोगों का कह रहे हैं, कि एक ऐसा कमजोर इंस्टीट्यूशन है कि इसके लिए मेरे ख्याल में आपके मुल्क में 20 अदारे मौजूद हैं जो इसका अकाउंटेबल करते हैं। लेकिन बाकी जितने आपके अदारे हैं उनका एक तरीका है, उनका एक असूल है उनके इंस्टीट्यूशन। मिसाल के तौर पे आपकी जुडिशरी, किसी भी रिटायर्ड जज या जो आपका सर्विंग जज है, अगर आप उनके खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं तो आप उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर करेंगे जुडिशल कमीशन, और उस रेफरेंस में आप जो इल्जामात या जो भी सबूत आपके पास होंगे आप उस पर लगाएंगे, और वो रेफरेंस उनके खिलाफ दायर होगा। उस रेफरेंस पे फिर आपकी जुडिशल कमीशन जो है उस पर अमल करेगी। और वो कब होगा? जब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो जब प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो वो फिर रेफरेंस थ्रू द प्रेसिडेंट उस अदारे के लोगों के खिलाफ भेजेंगे कि इनकी वजह से आपकी जुडिशियल सिस्टम को, इस मुल्क के अवाम को कितना नुकसान हो। फिर जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बड़े करैक्टर थे, मियां साहब ने बड़ा पब्लिकली उनका इजहार किया अपने इंटरव्यूज में, सियासी जलसों के अंदर भी। मैं वो ये कर रहा हूँ, देखें मैं आपको गुजारिश करता हूँ, इजलास में या जलसों में या इंटरव्यूज में जो बातें की जाती है उनके बाद फिर उसकी
एक आती है आपके पास, क्या कहेंगे आप उसको, क्लैरिफिकेशन कह लें, या उसकी जो उसको क्लियर किया जाएगा उसको, या उसमें नैरेटिव को देखा जाएगा क्या उसका मामला है, वो फिर बाद में आपके आता है। उस वक्त तो आप एक जनरली आप एक नैरेटिव लेते हैं ना, जनरली आप एक पॉलिसी आपकी होती है कि ये होगा। अब मैं एक मैंने आपको अर्ज कर दिया, अब दूसरे इंस्टीट्यूशन की तरफ आ जाए जो आप एस्टेब्लिशमेंट उस पे तो जनरल बाजवा साहब का, जनरल फैज का तो बड़ा स्पेसिफिकली नाम बार बार लिया गया। जी सर, जनरल बाजवा साहब का और फैज हमीद साहब का नाम तो बार बार लिया गया तकरार के साथ तमाम मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में शायद बहुत सारे लोगों ने इसको बात की हो, या मैं अकेला ही तो ये बात कर रहा हूँ, और कल को फिर मेरे कोई दोस्त ऐसी बात इसी बात को लेके आगे चल पड़ेंगे, तो मेरे ख्याल में शायद उनके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए बेहतर होगा, और उनके लिए बेहतर होगा। अब उसमें मैंने जो अर्ज किया, एस्टेब्लिशमेंट का भी अपना एक तरीका है। वैसे प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब उन लोगों के मतलब जिन लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिस लोगों ने अपनी पॉलिसीज की वजह से, अपनी मनमानी की वजह से, अपनी जाती पसंद और नापसंद की वजह से इस मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया, अवाम को एक ऐसी दलदल में फंसा दिया जिसका निकलना अब थोड़ा मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था, जो पीडीएम ने करके दिखाया। खुदा न खास्ता अगर आप डिफॉल्ट कर जाते तो उससे क्या हालात होते, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी जहाँ पे डिफॉल्ट होते हैं ममालिक उनकी तरह देख लीजिए, तारीख पढ़ लीजिए, तो उसका क्या असर होता है उसका, ये मैंने आपसे अर्ज कर दिया। उसके लिए भी जब आप प्राइम मिनिस्टर होंगे तो उस वक्त के जो सिपहसालार होंगे, आप उनको एक खत भेजेंगे कि ये आपके इन लोगों ने ये कुछ किया और इनके खिलाफ आप समझते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए आपके ऐसा ना पे कोई नहीं उठा सके। आखिरी एक सवाल पूछना चाहूँगा, 2 मिनट हैं, आप भी मसरूफ़ हैं। वो ये है कि पाकिस्तान का माजी जो है कि जितने भी पाकिस्तान में आमरीत आई, मार्शल्लाह आए, हमेशा पार्लियामेंट ने उसको इंडोर्स किया। जो हमारी अब 270, 270AA या 270B जो आर्टिकल्स हैं उसके ज़रिए इंडोर्स किया। इसमें आप ये नहीं समझते कि जो पोलिटिकल लीडरशिप है, हमेशा कोई प्राइम मिनिस्टर जो है कि पाकिस्तान का उठा लें, पूरी हिस्ट्री सजा याफ्ता आपको मिलेंगे, या बरतरफ किए जाएंगे, या पहले निकाले जाएंगे, लेकिन वहां पे सियासतदान उनको रिलीफ दे देते हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा इजाजत दें, मैं आपको थोड़ा सा नरेट करके बता दूंगा तफसील से कि जब मार्शल्लाह आया, या मैं एक ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं परवेज मुशर्रफ चला जाता हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब ने जब मार्शल्लाह लगाया, 2 दफा आईने पाकिस्तान तोड़ा, तो आईने पाकिस्तान तोड़ने की जो सजा है वो आपके आईन में दर्ज। जो इन 2 साहबान ने किया वो मार्शल्लाह तो नहीं लगाया, ना इन्होंने आइन तोड़ा, इन्होंने अपने मैनेजर से आपने किया कि मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अपने इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाया। लोग कदर की निगाह से अपनी पाकिस्तान को देखते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं, रोज अपनी वो शहादतें पेश करते हैं, रोज अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, आपकी सरहद की हिफाजत करते हैं। तो वो कैसे ऐसा हो सकता है? लेकिन इन लोगों की वजह से लोगों ने के ऊपर उंगलियां उठाई, और वो इसलिए मैं आज कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो अपना एक 100% वो ये करेंगे। और मैं अगर मुझसे अगर राय ली जाएगी तो मैं उस जो एक मरासला जाएगा उसके नीचे जरूर लिखूंगा कि वोट को इज्जत। बहुत शुक्रिया। आप शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आप, और इनका नुक्ता नज़र था मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और हुकूमत में अगर आएंगे तो वो ना सिर्फ अदलिया में उन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जिन्होंने सियासी किरदार अदा किया या पाकिस्तान में निज़ाम सियासत को नुकसान पहुँचाया, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बिलखसूस जनरल कमर शहीद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के बारे में उनका कहना है कि वो भी उस इदारे पर छोड़ेंगे और उनको मरासला ज़रूर लिखेंगे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम इस वक्त जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है, एक इंसानी अलमिया वहाँ पे जन्म ले रहा है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे फ़लस्तीन के मसले पर, जहाँ पे सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जंग का दायरा कार वसी हो सकता है। इस वक्त आलमी सतह के ऊपर सफारतकारी जो है वो भी
तेज़ की जा रही है। अभी इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस वक्त तक 1200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं और 5000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ हमास के हमले में भी कोई 1300 से ज़्यादा इसराइली जो हैं कि वो अमवात का शिकार हो चुके हैं और 2800 अफराद जो हैं कि इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले वो भी ज़ख्मी हो चुके हैं। और अगर पिछले 2 दिहाइयों में हम देखें तो अमवात की जो तादाद है वो यहाँ पर 6500 से ज़्यादा हुई है और 1.5 लाख अफराद दोनों तरफ पे ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त भी सूरत हाल जो है कि वो काफ़ी गंभीर वहाँ पे दिखाई दे रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल के दौरे पे पहुँच चुके हैं। रूस के सदर ने सालसी की पेशकश की है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं कि वो गज़ा में जंग बंदी के हवाले से तमाम अपना किरदार अदा कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो इमदादी टीमें या मराकज़ हैं यूनाइटेड नेशन के उनको निशाना ना बनाया जाए। अरब लीग भी फौरी जंग बंदी के हवाले से अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन हमास का ऐलान है कि वो इसराइल का कब्ज़ा ख़त्म कराने तक अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे और उन्होंने मुस्लिम ममालिक से अपील किया कि वो उनकी मदद करें। हालात किस तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है वो कितनी गंभीर है और इसको क्या हल होना चाहिए, इस हवाले से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साबिर अबू मरियम हमारे साथ जो सेक्रेटरी जनरल हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल ऑन ग्राउंड आपको नज़र आ रही है, जो ज़ख्मियों की और जो अमवात की खबरें आ रही हैं और जिस किस्म का स्ट्रक्चर वहाँ पे तबाह बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस सारे अलमिये में जो आलमी कोशिशें तो एक तरफ हैं, लेकिन जो बुनियादी सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो ह्यूमन एंगल होता है कि वहाँ पे ज़ख्मियों को इमदाद फराम करना या खुराक फराम करना। और इस वक्त इतलात किए हैं कि गज़ा की पट्टी की जो है कि वो नाकाबंदी कर दी गई है, ना वहाँ पे पानी भी फराम किया जा रहा है, अद्वियात और सेहत की सहूलतें भी फराम नहीं की जा रही। तो ऐसे हालात में मामलात को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो सूरत हाल है इस वक्त, अभी लेटेस्ट मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले वहाँ पर, तो 1350 फ़लस्तीनी जो है वो गज़ा के अंदर शहीद हो चुके हैं और 5000 से ऊपर जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं और बहुत बड़े पैमाने पर छोटे बच्चे शहीद हुए हैं, ख़वातीन हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बहुत एक तबाही है। और इस सूरत हाल के अंदर जो आपके सवाल का पस मंज़र है कि किस तरफ जाती हुई सूरत हाल ये नज़र आती है, अभी एक दूसरी तरफ का भी एक जाविया है जो कुछ देर पहले सामने आया है, जिसमें फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के एक सरबराह जनाब ज़ियाद नखाला अबू तारिक ने बताया है। उनका कहना है कि जो इसराइल है वो इस वक्त उसके नुकसान को छुपा रहा है, जबकि वहाँ जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन 3500 जो लोग हैं वो मारे गए हैं, जिसमें 90% ज़्यादातर सरकारी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जिनमें फ़ौजी है ज़्यादातर, बहुत बड़ी तादाद जिसमें फ़ौजियों की है, जासूसों की है और कुछ उस तरह के लोग हैं जो सिविलियन इदारों में भी काम करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो निशाना बनाया गया था इमारतों को और जगहों को, वो ज़्यादातर सरकारी इमारतें थी या जासूसी के वो अड्डे थे या वो चेक पोस्टें थी जहाँ पर पुलिस या फौज या पैरामिलिट्री या इस तरह के लोग या उनकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं सेवनियों की या उनके ऑफिस थे। तो एक बहुत बड़ी तबाही जो है वो उनकी तरफ भी है, जिसको वो इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इस वक्त वो छुपा रहे हैं वो हकाइक को भी कि कई हजार लोग उनके जख्मी है और इस वक्त 1200-1500 के करीब लोग उनके वो मिसिंग है। ये जो कहा जा रहा है बारहा कि 100 या 150 मिलिट्री ऑफिशियल जो है वो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के कब्जे में है, गिरफ्तारी में है, तो उससे बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त बात सामने आई है एक बहुत ऑथेंटिक जराये से। उनके मुताबिक उनका कहना है कि ये वक्त आने पर हम इसको डिस्क्लोज करेंगे कि कितनी बड़ी तादाद हमारे पास है। अभी तो इसराइल इस बात की फिक्र करे कि उसके कितने लोग हमारे पास है और हम क्या करेंगे आगे। और एक बात कैटेगोरिकली जो सामने आई है इसके बाद मजीद जो जहाद इस्लामी के ग्रोह ने, क्योंकि ये देखें ये जहादी जो ग्रोह है जिनमें मैं बताता चलूँ आपके सुनने वालों के लिए कि एक इस्लामिक जहाद और फ़लस्तीन है, एक जो है वो अल-कस्साम ब्रिगेड है, दूसरी जो है वो अल-कुद्स ब्रिगेड है और ये हमास है। ये 4 तंजीमें हैं जो ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही हैं और लीड जो कर रही है वो अल-कस्साम ब्रिगेड इसको लीड कर रही है, जो बहुत ही एक समझ लें कि एडवांस किस्म की एक मुदाहमती जमात है जो हमास के साथ है, जो जहाद इस्लामी के साथ है। ये बड़ा एक समझने वाली बात है लोगों के लिए। और उन्होंने क्लियरली कहा है, उन्होंने कहा है कि पीछे हटने का अवसर नहीं है। हमने सर कफन बांध कर हम मैदान में आ चुके हैं और अपने मकबूजा इलाकों को हम आज़ाद कर रहे हैं। हम किसी के हक पे डाका नहीं डाल रहे, हम किसी की जमीनों पे कब्जा नहीं कर रहे, बल्कि ये हमारी जगह है, इन पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, हम इसको लिबरेट कर रहे हैं। और आपको मजे की बात बता दूं
7वां दिन है आज। 25 टाउन्स के अंदर, मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर जो चेक पोस्टें थी, जो कब्जे थे, जो मकबूदा हो गए थे, जहाँ पे सहूनी फोर्सेस थी, उनको इन्होंने पहले ही दिन जो 4 घंटे का ऑपरेशन किया था हफ्ते के दिन, उस दिन उन्होंने खाली करा के अपने कंट्रोल में लिया था। आज तक इस्लामी मुदाहमत के कंट्रोल में है, उसको इसराइल नहीं ले सका है। डॉक्टर साहब, ये जो सारा ऑपरेशन चल रहा है, एक तो ये कितना पायदार हो सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर हम 1948 का इस खित्ते का मैप देखें और फिर 1967 का देखें और फिर 2014-2018 में भी इस किस्म के 2 बड़े वाक़यात हुए थे, और हर बार जब भी जो ये मज़ामती तंजीमें इन्होंने कोई कार्रवाई की, उसके बाद एक बड़ी झारियत देखी गई हमारी इसराइल की तरफ से जो भी कार्रवाई हुई, और उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया, अपने ऑक्यूपेशन को। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी इसकी कितनी है, और दूसरा रीजन के अंदर जो दीगर तंजीमें हैं, हिजबुल्लाह है, जैसे यमन के हौसी कबाइल जो हैं उनकी तरफ से बाद अनाउंसमेंट्स आ रही थी, इसी तरह जो OIC के रुकन ममालिक और अरब लीग के ममालिक जो सराउंडिंग के अंदर हैं, उन्होंने ज़बानी इसको सपोर्ट किया है, उनकी इस तहरीक को। तो ये जो सारी चीज़ें मिलकर आपको देख रहे हैं कि सस्टेनेबल होगा, या इसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं UN को और बाकी इदारों को इंटरवेंशन करके कोई रास्ता निकालना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये सस्टेनेबल होगा, और हमारे पास माजी की बड़ी मिसालें हैं। मैं आपके आखिरी नुक्ते से बात शुरू करता हूँ कि लास्ट टाइम जो 2006 के अंदर जो हिजबुल्लाह के साथ इनकी वॉर हुई थी, 33 डेज वॉर थी, और वो हिजबुल्लाह की ख्वाहिश पर बंद नहीं की गई थी, वो इसराइल की फरमाइश पर की गई थी। कतर के अमीर को उसमें उन्होंने डाला था, सालिस बनाया था, और कतरी अमीर ने आकर, और ये अमेरिका के कोंडोलीजा राइस के कहने पर आकर यहाँ पर उन्होंने सुलह सफाई की बात की थी। तो ये जो बात होती है कि ये जो बीच में जो दरमियान में जो पेशरफ्त हो रही होती है, जो बातें हो रही होती है, वो क्या है, वो ये बताती है कि कौन जीत रहा है। मसलन इसराइल ने हमला किया था लुबनान पर 2 फौजी अपने छुड़वाने के लिए, तो 33 दिन की जंग के बाद वो 2 फौजी नहीं ले सका। वो उस वक्त ले सका जब लुबनान के लोगों ने, हिजबुल्लाह ने कहा कि ये 550 फौजियों हमारे छोड़ दो, हमारे ये फलस्तीनी कैदी, और अपने 2 ले लो, तो ही छूटा। तो 33 दिन वो जंग रही, ये सबसे बड़ी जंग थी। फिर इसी तरह आखिरी जो मार्का सैफुल कुद्स हुआ है, ये तूफान अल-अक्सा से पहले, वो भी 22 दिन चला है। उस 22 दिन के अंदर भी इसराइल ने गजा के ऊपर जो ऑपरेशन किया था, वो आपको अच्छी तरह याद है। इसराइली फौजी गिलाद शालेत जो इन्होंने गिरफ्तार किया था, उसको छुड़वाने के लिए किया था। वो तो गिलाद अब फिर नहीं छोड़ा गया, वो तो इनके पास ही रहा, वो तो 22 दिन का ऑपरेशन नाकाम हो गया इसराइल का। तो अब भी इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, वो मैं जो देखता हूँ बहुत करीब से, वो बहुत ज्यादा पायदारी है इसमें। वो इस वजह से कि पिछले 1-2 महीने की अगर हम डेवलपमेंट्स देखें, तो हम देखते हैं कि लुबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह के सरबराह है सैयद हसन नसरुल्लाह, उनकी इस्लामिक जहाद के सरबराह ज़ियाद नखाला, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया, अल कसाम के अबू उबैदा, इसी तरह मोहम्मद अल ज़ैफ, ये बड़े वो नाम हैं जिनकी मल्टीपल मुलाकातें सैयद हसन नसरुल्लाह के साथ हुई हैं। ये मुलाकातें सिर्फ कोई चाय पीने के लिए तो नहीं हुई है, जाहिर है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं, और खित्ते की सूरत हाल देखी गई है। तो ये सारा उसका समर है इस वक्त जो फलस्तीन के अंदर हो रहा है। और ये जो कत्लो गारत है फलस्तीनियों की, ये भी मैं बता दूं, ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक उनके साथ हो गया, घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। वो इन कुर्बानियों के आदी हैं, वो इन कुर्बानियों को देना जानते हैं। उनको पता है कि हम ये कुर्बानियां देकर ही सुरखरू हो सकते हैं, और हमारे आने वाली नस्ल आज़ादी के लिए और नस्लों की आज़ादी के लिए यकीनी तौर के ऊपर बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। डॉक्टर साबिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत कर रहे थे फ़लस्तीन से। और इस वक्त उनका नुक्ता नज़र ये है कि एक सस्टेनेबल इस वक्त जो वहाँ पे कोशिश चल रही है फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, वो एक पायदार फ्रूटफुल साबित हो सकती है। और माजी में हवाले भी उन्होंने दिए। आज तक के लिए इतना ही। खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।